हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इंजीनियरिंग मैथड्स 2 के अंदर आपको यूनिट नंबर 2 पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें अभी तक हम यहां पर 3 मेथड डिस्कस कर चुके हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, जिसमें नंबर 1 है वन नॉन सोल्यूशन मेथड, सेकंड आपका है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस टॉपिक को आप जितने अच्छी तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, उतना अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जरूर जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखिए, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से पहले मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल चीज बताया जाता हूँ, जो हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पढ़ी हुई है। जब भी अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, तो आपको हमेशा इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर पी और क्यू जो होते हैं नॉन होमोजेनियस होते हैं। ऐसी कंडीशन में इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स दिए, उन मेथड्स को हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से मेथड दिए हुए हैं? तो सबसे पहला मेथड है वन नॉन सोल्यूशन मेथड, दूसरा है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आइए समझते हैं कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे देखिए, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहती है सेकंड ऑर्डर की, जो कि होती है डी टू वाई बाई डी स्क्वायर पी डी वाई बाई डी एस प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमें सी एफ पता चल जाए, सी एफ मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर हमारे पास नोन है, कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यही इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? This method can be applied only when the complementary solution of the differential equation is known। क्या लिखा हुआ है? Complementary solution of the differential equation is known। अगर आपके पास है, या आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी प्रीवियस मेथड से। यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वी कैन ऑब्टेन द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की हेल्प से हम इसका पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो आपको वन बाय वन समझते हैं किस प्रकार से मेथड काम करने वाला है। तो सबसे पहले, चूंकि हमने पहले ही बोला हुआ है, चूंकि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड ऑर्डर की है, तो ऐसी कंडीशन में इसके लेफ्ट हैंड साइड से हम निकाल लेंगे अपना कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। जो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का हमारे पास वो सॉल्यूशन कहलाएगा जिसमें हमारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे C1 और C2। क्यों हमने ऐसा बोला? क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेकंड ऑर्डर की है। मान लेते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो है yc इक्वल टू C1u प्लस C2v, यानी कि C1 के साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा उसको हम u बोलेंगे, और C2 के साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा उसको हम v बोलेंगे। राइट? अब यहाँ पर हमारे पास u और v जो है फंक्शन ऑफ x है, और C1 और C2 हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब चूंकि हमारे पास C1 u और v जो हमारे पास है इस कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का एक पार्ट हो, तो डेफिनेटली ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने बोला सिंस u एंड v बोथ आर द पार्ट ऑफ CF, देन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि अगर ये इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास जो r वाला पोर्शन जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं d2u अपॉन dx स्क्वायर p du बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार से। इसी को यदि हम u1 u2 की फॉर्म में लिखना चाहें, तो कुछ इस प्रकार लिखते हैं u2 मतलब कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u, p u1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u, q u इक्वल टू 0। इसी प्रकार अगर मैं सेम अगर ये v के लिए भी लिखता हूं, तो v के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? d2 v अपॉन डी एक्स स्क्वायर p dv बाई डी एक्स क्यू v इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार से, है ना। इसी को अगर हमें vt की फॉर्म लिख दिया, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके मान के चलते हैं। तो ये कॉपी के अंदर पे आप नोट कर लिए, क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हमें रेफरेंस के तौर पर इसकी पड़ेगी थी y इक्वल टू ए यू प्लस बी पी। अब यहाँ पर हमारे पास a और b जो हमारे पास है, ये मेरे पास अननोन है। इस a और b की वैल्यू को मुझे इवेल्युएट करना है, ठीक है, वेयर a एंड b बी द फंक्शन ऑफ x। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के लिए। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 5 को डिफरेंट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x के लिए, क्यों ऐसा करने वाले हैं? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास है उसमें हमें डी2 वाई बाई डी स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है। तो हमने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो डेफिनेटली इन दोनों के अंदर लगेगा मल्टीप्लाई का रूल। ऐसी कंडीशन ले सकते हैं y1 इक्वल टू
ए यू वन प्लस ए वन यू एंड बी के लिए होगा हमारा बी बी वन प्लस बी वन वी, कुछ इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करते मतलब क्या है, हमने यहाँ पर ए वन यू प्लस बी वन बी को हमने एक साथ रखा और ए यू वन प्लस बी बी वन को हमने एक साथ रखा। हम क्या करेंगे, हम इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर करेंगे जीरो। हम ए और बी की वैल्यू इस प्रकार से निकालेंगे कि इस वैल्यू को हम यहाँ पर कर देंगे जीरो। तो मेरे पास ए वन यू प्लस बी वन बी इक्वल टू जीरो आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 बोला। इसको अपनी कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि हमें ए वन और बी वन की वैल्यू मतलब ए और बी की वैल्यू को निकालना है, जो हम आगे चल के निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस ए वन यू और बी वन बी को हम यहाँ पर रख लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाएगी वाई वन इक्वल टू ए यू वन प्लस बी बी वन बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो इन दोनों के अंदर लगेगा मल्टीप्लाई करूँ, तो हमारे पास क्या होगा ए यू टू प्लस ए वन यू वन बी बी टू प्लस बी वन बी वन, कुछ इस प्रकार से। ओके, ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 9 हो गई। अब हमने जो y1 और a1 y1 और y2 निकाला, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आती है, दिस इज डी टू वाई बाई डी स्क्वायर पी डी वाई बाई डी एस प्लस क्यू वाई इक्वल टू, और हमने वैल्यू को रखा यहाँ पर। तो हमने इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से लिख दिया है जिससे कि हमें देखने में दिक्कत ना हो। तो हम y2 और y1 की वैल्यू को रख रहे हैं और साथ में y की वैल्यू को भी रख रहे हैं, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए यू प्लस बी बी। ओके, तो हमने यहाँ पर इन वैल्यू को रख दिया। वैल्यू को रखने के बाद हम थोड़ी इन टर्म्स को अरेंज करेंगे। अरेंज इस प्रकार से करेंगे, हमारे पास है कि ए वाली वैल्यू को अलग निकालेंगे, बी वाली वैल्यू को अलग रखाएंगे, और जो रिमेनिंग टर्म होगी उसको हम यहाँ पर उसके साइड में रख देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज ए वन यू वन प्लस बी वन बी वन ए यू टू प्लस पी पी यू वन क्यू यू इक्वल टू बी बी टू पी वी वन और क्यू वी इक्वल टू जीरो। अब देखिए, इसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो मेरे पास है जीरो के इक्वल है। क्यों मैंने ऐसे बोला, जैसे कि मैंने पीछे निकाला था कि हमने बोला था कि u और v जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये वैल्यू मेरे पास जीरो के इक्वल है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, दिस इज ए वन यू वन बी वन बी वन ए इंटू जीरो बी इंटू जीरो इक्वल टू आर, यानी कि मेरे पास ए वन यू वन और बी वन इक्वल टू आर मिल गया। अब जो मैंने वहां पर पीछे इक्वेशन नंबर हमने लिखी थी 7 और 8, यानी कि हम 7 और 8 को हम सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे 7 और 8 को, क्योंकि हमें यहाँ पर a1 और b1 के लिए हम सॉल्व करना चाहते हैं, जिससे अल्टीमेटली हम यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए, ये जो वैल्यू हमारे पास दिखाई दे रही है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता था कि हम इस b1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और b का r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास टर्म क्या आएगी कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार b1 के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो हमें u1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और u का 0 r के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वल टू टर्म जो होती थी -1, u1 का b के साथ और u का b1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो माइनस साइन मेरे पास आया हुआ, तो इधर का माइनस साइन इधर का माइनस साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इस माइनस साइन से मैं इस टर्म को पलट दूंगा, यानी कि मेरे पास इक्वेशन जो होगी 1 अपॉन यू बी वन माइनस यू वन बी हो जाएगी हमारे पास, कुछ इस प्रकार से। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहली और लास्ट टर्म को ले लेंगे और सेकंड और लास्ट टर्म को ले लेंगे। तो सेकंड और लास्ट टर्म को तो हम पहली और लास्ट टर्म को लेते हैं, तो ए वन की वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी इंटू आर अपॉन यू वी वन एंड माइनस यू वन बी, और दूसरी और लास्ट टर्म को लेंगे तो हमारे पास बी वन इक्वल टू यू आर अपॉन यू वी वन माइनस यू वन बी हमारे पास मिल जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म हमारे पास चल रही है, इसको हम एक टर्म यहाँ पर नाम दे देते हैं। इसका नाम है रंक्शियन वैल्यू, इसको बोलते हैं हमारे पास, जिसमें वैल्यू होती है w इक्वल टू यू वी वन यू बी यू वन वी वन, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यानी कि यू वी वन माइनस यू वन बी इक्वल टू जीरो। ध्यान ये रखना है कि ये वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो ही आना चाहिए। अगर ये वैल्यू जीरो आ गई तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड फेल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमारा फेल हो जाएगा यदि डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास जीरो के इक्वल हो गई। तो जीरो हमेशा क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो ही मिलना चाहिए। अब हमारे पास क्या हुआ, डी ए बाई डी एक्स, यानी कि ए वन को हमने यहाँ पर क्या बोला हुआ, डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस बी आर अपॉन डब्ल्यू, और बी वन का मतलब होता है डी बी बाई डी एक्स, यानी कि हमारे पास डी बी बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा यू आर अपॉन डब्ल्यू। चूंकि हमें डी ए अपॉन डी एक्स से हमें ए किलो निकाली, तो अगर मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस बी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन, यानी कि मेरे पास ये ए की जो वैल्यू को हम जिसको हम ढूंढ रहे थे वो ए की वैल्यू मेरे पास कुछ ये है।
इसी प्रकार dB बाई डी एक्स अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आएगा b इक्वल टू इंटीग्रल यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, यानी कि ये हमारे पास b की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस a और b की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर y इक्वल टू ए यू प्लस बी के अंदर रखेंगे तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व किया। क्योंकि कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर ये डेरिवेशन आप जो वर्किंग रूल बता रहे हो, इस वर्किंग रूल का हम यूज कैसे करेंगे, मतलब कि कैसे ये वर्किंग रूल आपने बनाया हुआ। तो मैं उसी के बिहाफ में आपको ये क्वेश्चन डेरिवेशन सॉल्व करा रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड कैसे करना है। तो देखिए जनरली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के क्वेश्चन की खास बात होती है कि नॉर्मली देखा गया है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के क्वेश्चन जो है हमारे पास नाम से पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमको ऐसा लगता है कि आपका वन नो सोल्यूशन, रिमूवल डेरिवेटिव और चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपका अप्लाई नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई कर सकते हैं। या ऐसा बोले कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें पीआई वाला क्वेश्चन थोड़ा आपका टफ हो, जो प्रीवियस मेथड से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वन नो ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब वर्किंग रूल क्या है इस प्रकार से, तो सबसे पहले जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ली हो उसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, जिसको हमने बोला डी टू वाई बाई डी स्क्वायर पी डी वाई बाई डी एस प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। अब हम यहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू को इवेल्युएट कर लेंगे। देन उसके बाद हम इस वाले हैंड से हम निकालेंगे अपने पास सी एफ निकालेंगे, चाहे वो किसी भी मेथड से आप निकाल लो, क्योंकि जब सी एफ निकालेंगे तो ऐसी कंडीशन में हम ये वाले पोर्शन को जीरो लेके चलते हैं। ओके, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाय एनी प्रीवियस मेथड। इस प्रकार से निकालेंगे आप कि C1 के साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा उसको U बोला जाएगा और C2 के साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा उसे V बोला जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे y इक्वल टू ए यू प्लस बी पी। अब यहाँ पर मेरे पास अननोन कौन है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, जिसको हम फॉर्मूले की मेथड से निकालेंगे, जो भी हमने पीछे फॉर्मूला ड्राइव किया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी आर अपॉन डब्ल्यू, यानी कि ए इक्वल टू इंटीग्रल माइनस वी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन। ऑब्वियसली डब्ल्यू की वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डब्ल्यू हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है दिस इज यू, वी एंड यू डैश और वी डैश। ये वैल्यू हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार डी बी बाई डी एक्स हमने निकालेंगे तो यू आर अपॉन डब्ल्यू होता है, जो कि वी इक्वल टू यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू के बराबर कहलाएगा। ओवरली हमने यहाँ पर इसको बता दिया है कि डब्ल्यू को बोलते हैं रंक्सन वैल्यूज, है ना। अब जो भी मेरे पास ए और बी की लेवल निकल के आ रही है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख देंगे, वो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनाएगा जिसकी हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी। तो यहाँ पर मैंने आपको आज जो इस लेक्चर में जो मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर मैंने आपको डेरिवेशन सॉल्व कराया हुआ है कि किस प्रकार से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर काम करता है और कैसे हमें एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मैंने आपको साथ में बताया हुआ है। अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा लेक्चर नंबर 14, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसके ऊपर 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिसमें बेसिकली मैं आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, और साथ में हमारे पास उस टॉपिक को भी कवर करेंगे कि कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। मेरे साथ बनी रहिएगा। लेक्चर नंबर 14, 15, 16 और 17 देखिएगा, जिससे कि आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपको बिल्कुल अप टू डेट समझ में आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनिल गुप्ता। थैंक यू।